प्यारे दोस्तों, आप सभी का JCRT के डिजी स्कूल में स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से भूगोल क्लास 12 की परीक्षा की तैयारी और किन किन पुस्तकों को किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल विषय में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, कितने कितने अंक के प्रश्न कितनी संख्या में पूछी जाती है, इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग परीक्षा के तैयारी यानी परीक्षा के पैटर्न, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होते हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है और किन किन किताबों से पूछी जाती है, यह परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाती है, ली जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा की तैयारी करने में हमें आसानी हो, सुविधा हो। परीक्षा के पैटर्न को देखते हैं तो स्पष्ट है कि यह परीक्षा यानी भूगोल विषय की परीक्षा दो भाग में ली जाती है। इसमें से पहले भाग में सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात थ्योरी पेपर लिखित परीक्षा जो 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का होता है और दूसरे भाग में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रायोगिक परीक्षा जो 30 नंबर 30 मार्क्स का होता है। यह तो हम लोग अब अंकों का विभाजन समझे, लेकिन आगे ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का किस तरह का प्रश्न आता है। तो छात्रों दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैं एक पैटर्न रख रहा हूँ कि टोटल 29 प्रश्न होते हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न होता है, जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, एक सही विकल्प को चुनना रहता है। गलत उत्तर देने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई अंक नहीं काटे जाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 20 तक ये अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं। इनकी संख्या 10 होती है और इनका उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देना होता है। इसके बाद अगले 5 प्रश्न जो प्रश्न संख्या 21 से 25 तक होती है, ये 4 अंक के होते हैं और ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इसका उत्तर अधिक शब्दों में देना रहता है। इसका उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में देना उपयोगी रहता है। इसके बाद अगले 4 प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 से 29, जिसे हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये लंबे उत्तर लिखने वाले प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 29 जो अंतिम प्रश्न होता है, लास्ट प्रश्न होता है, वह मानचित्र से संबंधित होता है। इसमें विश्व के कई स्थानों को या भारत के स्थानों को, पर्वत पठार, मैदान, देश आदि को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। एक मानचित्र दिया जाता है, सादा मानचित्र, ब्लैंक मानचित्र, उस पर स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए कहा जाता है और यह 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 70 नंबर का प्रश्न पत्र कई भाग में विभाजित होता है, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, उसी तरह से 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। अगर हम इन प्रश्न के पैटर्न को सामने रखकर अब तैयारी की बात करें कि कैसे पढ़ना है, तब हमें विषय को समझने में आसानी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस विषय में पढ़ना क्या क्या है। तो 70 नंबर्स का जो लिखित परीक्षा होती है, उसके लिए हमें 2 पुस्तकें पढ़नी है। पहली पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी पुस्तक का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में कुल 10 अध्याय, 10 चैप्टर पढ़ना है और इन 10 चैप्टरों में से अगर हम एक एक कर देखें तो पहले चैप्टर में मानव भूगोल के बारे में जानना है। मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, विषय वस्तु उसका क्या है, मानव भूगोल के विकास में किन किन विद्वानों ने योगदान दिया, उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। उसी तरह से आगे के अध्याय में देखते हैं, अध्याय 2, 3, 4, तो ये विश्व की जनसंख्या से संबंधित है। इसमें विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, प्रवास, मानव विकास आदि के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का एक विस्तृत समझ विकसित करनी है कि किस भाग में जनसंख्या अधिक है, कहाँ कम है, वृद्धि कैसे कैसे हुई है, कहीं अधिक वृद्धि हो रही है, कम हो रही है, फिर उन क्षेत्रों में साक्षरता दर क्या है, लिंगानुपात की स्थिति क्या है, घनत्व क्या है,
प्रवास हो रहा है तो किन कारणों से प्रवास हो रहा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, और उसके बाद अंत में मानव विकास की एक अवधारणा है उसको समझना है। मानव विकास क्या है, मानव विकास में किन किन घटकों को शामिल करते हैं, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, तो इन बातों को जानना है। उसके बाद के अध्याय में आर्थिक क्रियाएं यानी मानव द्वारा अपने जीविकोपार्जन के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है जो अलग अलग अध्यायों में दिया गया है, अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए हैं। इनमें प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि, द्वितीय क्रिया उद्योग, तृतीयक और चतुर्थीक क्रिया के रूप में व्यापार, वाणिज्य, सेवा क्षेत्र, संचार, परिवहन आदि की चर्चा की गई है। उसके बाद के अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन एवं संचार तथा अंत में मानव बस्ती के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो ये 10 चैप्टर में पूरा सारे अध्याय पूरी पुस्तक विभाजित है। और इन चैप्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे पहले चैप्टर में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, उनमें से 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न आते ही आते रहते हैं। मानव की जनसंख्या से संबंधित दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से भी लगभग 5 से 7 मार्क्स का 5 से 7 नंबर के अंक के प्रश्न आते रहते हैं। तो अगर हम पिछले पूछे गए प्रश्नों को ठीक से देख लें और उसके बाद इन अध्यायों को पढ़ें, चैप्टर्स को पढ़ें, तो हमें परीक्षा की तैयारी में काफ़ी आसानी हो जाएगी, काफ़ी सुविधा मिलेगी। उसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो दूसरी पुस्तक जो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के नाम से है, उससे भी लगभग 30 से 35 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ यह देखना बहुत ही जरूरी, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 12 अध्याय पढ़ना है। और अगर हम पहली पुस्तक जिसकी चर्चा की है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो उससे एक कंपैरिजन करते जाएंगे तो हमें तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होगी, आसानी होगी। जैसे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के पहले अध्याय को देखते हैं तो इसमें पढ़ना है जनसंख्या, भारत में जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, प्रवास, मानव विकास एवं मानव बस्तियां। तो अगर पहली पुस्तक की बात करें तो उसमें भी हम लोग देख रहे थे दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो हम लोग दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को देख रहे थे, चैप्टर्स को देख रहे थे, उसमें पढ़ना है विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में विश्व जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, घनत्व, संगठन, प्रवास, मानव विकास। तो इसमें देख रहे हैं दूसरी पुस्तक में, इसमें भी सारी वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ये भारत के संदर्भ में पढ़नी है। तो अगर हम पहली पुस्तक को पढ़ रहे हैं और भारत के बारे में भी समझते चले जा रहे हैं तो हमारे लिए फिर यहाँ से भी प्रश्नों को उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा और एक ही बार में हम दोनों किताब को कवर कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर साक्षरता के बारे में पढ़ रहे हैं पहली पुस्तक में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में, तो अगर साक्षरता क्या है तो परिभाषा दोनों जगह एक ही होगी, घनत्व क्या है तो परिभाषा दोनों जगह एक ही होगी, लिंगानुपात क्या है तो दोनों जगह एक ही उसकी अवधारणा होगी। अब अंतर यह है कि पहली पुस्तक में हम विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे थे और विश्व के संदर्भ में उदाहरण प्राप्त कर रहे थे, तो उसी समय हम भारत के संदर्भ में भी अगर भारत के राज्यों के संदर्भ में उसके उदाहरण एग्जाम्पल को देखते चले जाएंगे तो हमारे लिए एक तरह से दोनों पुस्तक के यह चैप्टर, जनसंख्या संबंधी चैप्टर को कवर करना बहुत आसान हो जाएगा और हम अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं, अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर बनाने में समर्थ हो सकते। उसी तरह से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में मानव बस्तियां जो सबसे अंतिम चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना था, वो यहाँ भारत में भी मानव बस्तियां पढ़ना है। मानव बस्तियां अर्थात विश्व में ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के रूप में जो मानव बस्तियों का विकास हुआ है, तो जब हम एक जगह पढ़ेंगे तो दूसरी बुक में भी उसी तरह से भारत के संदर्भ में भी मानव बस्तियों का विकास और वितरण और उसके बारे में कुछ अवधारणाओं को समझ लेंगे तो हमें इसकी तैयारी करने में भी सुविधा होगी। तो इस तरह से जब हम अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करते जाते हैं, दोनों पुस्तकों को मिलाकर देखते जाते हैं और साथ में प्रश्नों को भी देखते जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही आसानी से इस विषय को कवर कर सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में जो दूसरी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं, इसमें संसाधन पढ़ना है और संसाधन अलग अलग अध्याय के रूप में है, जैसे भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो पहली पुस्तक में भी जब हम पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाएं,
तो आर्थिक क्रियाएं में खनन एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व में खनिजों के वितरण को देखते हैं। दूसरी पुस्तक भारत में भी हमको वही चीज़ें पढ़नी है। तो दोनों को एक साथ अगर हम पढ़ते हैं, एक साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, उसके वितरण को, उत्पादन के क्षेत्रों को देख लेते हैं, प्रमुख खनिजों को देख लेते हैं, तो एक ही बार में दोनों जगह हमारा काम आसान हो जाता है। उसी तरह से कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप जो पहली पुस्तक में पढ़े, विश्व में कृषि के प्रकार को पढ़ना है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कितने कृषि प्रकार हैं, तो प्रमुख कृषि प्रकार जैसे जीवन निर्वाह कृषि प्रकार, मिश्रित कृषि प्रकार, व्यापारिक अनुत्पादक कृषि प्रकार, रोपण कृषि प्रकार, तो कई प्रकार के कृषि प्रकारों को जो पहली पुस्तक में पढ़ रहे हैं, उसी के संदर्भ में अगर भारत की कृषि को भी अगर पढ़ते चले जाएंगे तो हमें तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। यानी कि दो किताबें हैं, लेकिन दोनों में विषय वस्तु लगभग एक ही तरह की है, एक ही प्रकृति की है। इसलिए अगर हम दोनों को एक साथ एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए पढ़ते चले जाएं तो दोनों की तैयारी एक साथ होते चली जाएगी और हम पर ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा और विषय वस्तु को, बातों को समझ भी पाएंगे। इसमें हमें उद्योग के बारे में जैसा पढ़ना है, तो पहली पुस्तक में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हमें विश्व के उद्योग को जानना है और खासकर उद्योगों के स्थानीयकरण के बारे में जानना है कि कोई उद्योग कहाँ लगता है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में भी दूसरी पुस्तक में भी वही चीज़ें पढ़नी है। विश्व के संदर्भ में हमें लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, दो प्रमुख उद्योगों को पढ़ना है। तो अगर हम वहाँ लोहा इस्पात उद्योग पढ़ रहे हैं तो भारत में भी प्रमुख उसके उत्पादन केंद्रों को समझ लेंगे, क्यों स्थापना हुई उसको समझ लेंगे। अगर विश्व में हम सूती वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हैं तो भारत में भी हम सूती वस्त्र उद्योग को साथ में अगर देखते चले जाएंगे तो यहाँ भी दोनों को एक साथ पढ़कर समझने में हमारी समय की बचत होगी, तैयारी करने में सुविधा होगी, उदाहरण देने में, एग्जाम्पल दे करके लिखने में सुविधा होगी। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी एक रणनीति अपनाकर पढ़ने की ज़रूरत है ताकि बहुत जल्द कम समय में इसकी तैयारी कर सकते हैं और बचे हुए समय में इसका बार बार रिवीजन करके, रिकॉल करके और प्रैक्टिस करके हम अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। उसी तरह से आगे के अध्याय में देखते हैं कि भारत में संसाधनों का नियोजन, यानी जितने प्रकार के संसाधन जो हम लोग देखे, भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सब संसाधनों का किस तरह से नियोजन करना चाहिए, एक प्लानिंग के तहत उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा उपयोग करना चाहिए कि उसकी बर्बादी ना हो, बल्कि अधिक से अधिक उसकी उपयोगिता सिद्ध हो और हम उसे अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रख सकें। अर्थात इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना है। तो उसको हम करेंगे तो उससे भी प्रश्न आते रहते हैं। अंत में जैसे पहली पुस्तक में मानव भूगोल में ये देख रहे थे कि परिवहन और संचार के बारे में पढ़ना था, तो परिवहन के विभिन्न साधन और संचार के विभिन्न माध्यम जो हैं, वही भारत में भी परिवहन और संचार के बारे में पढ़ना है। फिर उसी चीज़ को रिपीट होते देख रहे हैं कि पहली पुस्तक में भी परिवहन संचार है और दूसरी पुस्तक में भारत में भी परिवहन संचार है। अंतर केवल इतना है कि पहली पुस्तक में जो परिवहन और संचार पढ़ रहे थे वो विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे थे और दूसरी में भारत के संदर्भ में। लेकिन परिवहन और संचार को जब हम समझेंगे तो केवल दोनों जगहों के उदाहरण को देख लेंगे तो हमारा काम दोनों जगहों पर चल जाएगा। लास्ट में एक अंतिम टॉपिक जो 12वां चैप्टर है वो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी दूसरी पुस्तक में, उसमें कुछ भौगोलिक मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ समस्याएं हैं भारत के संदर्भ में, उसको पढ़ना है। तो इस तरह से हम दोनों बुकों को कंपेयर करके पढ़ते चले जाएंगे, चैप्टर को मिलाकर पढ़ते चले जाएंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इस वीडियो के अंत में यह चर्चा करना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है कि अब हमें परीक्षा में किस तरह से तैयार होना है, परीक्षा के लिए कैसे तैयार होकर जाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अगर दोनों किताबों को अच्छी तरह से मिला करके पढ़ लेंगे और फिर पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तब सबसे पहले ऐसा लगने लगेगा कि सारी बातों को जानते हैं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जब इस तरह से पढ़ते गए तो कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन अब समस्या ये होने लगती है कि इसको लिखें कैसे। तो इसके लिए एक उपाय करना होगा। उपाय यह है कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस अर्थात
कि जो जो चीज जिन जिन चीज़ों को हम जैसे जैसे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हैं उसको पॉइंट वाइज थोड़ा नोट करते चले जाएंगे। जब हम नोटबुक में नोट करते चले जाएंगे तब उससे क्या होगा कि हमें रिवीजन करने में सुविधा होगी। हमें अलग अलग किताबों को फिर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो नोटबुक में जो पॉइंट बनाते चले गए हैं उसको हम आसानी से कई बार दोहरा सकते हैं। और जितनी अधिक बार दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा मेमोरी में वो रहेगा और लिखने के समय में उतना ही अधिक काम आएगा। दूसरी बात कि इसको प्रैक्टिस के रूप में लाना है, यानी कि जो हम पॉइंट आउट किए हैं तो उस पॉइंट आउट को तो रिवाइज करना ही करना है, बार बार रिवीजन करना है, और साथ में प्रैक्टिस सेट यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सामने रखकर और कई बार उन प्रश्नों के उत्तर को हमें लिखना है। तो पहली चीज़ कि हमें किताबें पढ़नी है, किताबों को कंपेयर करके, दोनों पुस्तकों को कंपेयर करके पढ़नी है। उसके बाद उन किताबों को पढ़कर हमको पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट करने के बाद तीसरी चीज़ उसका रिवीजन बार बार करना है, और बार बार रिवीजन करने के बाद अंतिम चीज़ लास्ट बात जो सबसे उपयोगी है कि हम पहले पूछे गए प्रश्नों को सामने रखकर उसके पैटर्न को देखते हुए उसका बार बार प्रैक्टिस करना, लिखने की आदत डालनी है। अगर इतना काम हम करते जाएंगे तो हमारे लिए अच्छे अंक लाना ही नहीं बल्कि इस विषय को समझने में और भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगली बार हम लोग मिलेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के साथ, जिसमें पहले चैप्टर से हम लोग उसके आगे के चैप्टर, पहले चैप्टर से लेकर एक एक चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे कि किस चैप्टर से किस तरह का कितना प्रश्न आता है और उसको कैसे पढ़ना है, उसमें क्या क्या लिखना है। इस तरह से हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे। थैंक यू।